अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व बिज़नी इल्मा। अच्छा जी, विंटर 2023 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं जी। साउथ तारिक आई एम अवेलेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। विंटर 2023 का पेपर जो है वो थोड़ा सा मैं बात करूँ तो काफ़ी लेंदी था। आप देख सकते हैं 7 पेजेस का क्वेश्चन पेपर है और इसके अलावा ये कि टाइम का इशू, जैसे कि पास्ट अटेम्प्ट में भी रहा, इस अटेम्प्ट में भी जो है वो स्टूडेंट्स को टाइम का प्रॉब्लम रहा। बट स्टिल मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह पासिंग परसेंटेज वाज नॉट वेरी बैड। एंड इनफैक्ट जिसे कहते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है उन्होंने अच्छा क्वालिटी अटेम्प्ट करके पेपर पास भी किया। और पेपर वाकई मैं समझता हूँ कि अभी हम आज से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, आपको रियलाइज होगा कि यार इतना मुश्किल भी नहीं था पेपर। और एक अच्छी तैयारी के साथ को पता जाए, इनफैक्ट एक मीडियम तैयारी के साथ भी जाए ना, तो मैं समझता हूँ अच्छे खासे सवालों में बेहतरीन मार्क्स निकाले जा सकते हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इस सवाल को हम आईकैप के सॉफ्टवेयर में सॉल्व करेंगे। आपके दिन में ये आ रहा होगा कि सर अभी क्यों आईकैप के सॉफ्टवेयर में सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो आईकैप का सॉफ्टवेयर एप्लीकेबल नहीं है जून 24 के लिए। देखें जी, जून 24 के लिए एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है, मगर हमारे साथ कुछ स्टूडेंट दिसंबर 24 के भी हैं। और इसके अलावा आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, क्या बल्कि आप में सब लोग जब आगे जाके बीएफडी पास करके एमएसए 2 में जाएंगे तो वैसे ही सॉफ्टवेयर पे आपने अटेम्प्ट करना है। तो वाई नॉट कि अच्छा है कि आप अभी से प्रैक्टिस कर लें, ताकि जब आप एमएसए 2 में जाएं तो वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर कोई नई चीज़ ना लगे। ठीक है, तो हम एक सॉफ्टवेयर पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि थोड़ी यूज टू हो जाए, ताकि हमें आगे जाके और पेपर्स जो हमारे रहते हैं उनमें जब सॉफ्टवेयर आएगा, जो कि लाजमी एमएसए 1 एमएसए 2 में तो आ रहा है, क्योंकि मैं एमएसए 2 भी काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ भी मैं समझता हूँ कि सॉफ्टवेयर की नो हाउ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोगों ने आईकैप का सॉफ्टवेयर नहीं अभी तक वो किया हुआ, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। ये आप जब अपनी स्क्रीन खोलते हैं, ये मैंने आपको स्क्रीन शेयर की है, जब आप आईकैप की स्क्रीन खोलते हैं अपनी, तो लेफ्ट पे प्रैक्टिस टेस्ट फॉर C5 एमएससी एग्जामिनेशन आ रहा होता है। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इन्होंने रिसेंटली अभी 2 फरवरी 2024 को जो है ना, इन्होंने टेस्ट अपडेट किया हुआ है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमें अपडेटेड ही जो है वो कर देना चाहिए। यहाँ पे ये देखें डाउनलोड होना शुरू हो गया मेरे पास, ये राइट साइड पर। और दूसरी तरफ ये कि हाउ टू रन प्रैक्टिस टेस्ट, ये भी तरह हम कर लेते हैं डाउनलोड, ताकि ये है कि हमें प्रॉब्लम ना हो। ये भी हमने जो है वो डाउनलोड कर लिया, इसको भी सेव कर लेते हैं। हाउ टू रन प्रैक्टिस टेस्ट, ये हम अपने डाउनलोड्स में डाल देते हैं बल्कि। ठीक है जी, तो ये डाउनलोड हो रहा है इतने में। और मैं समझता हूँ कि आप लोग भी डाउनलोड करें ज़रा प्लीज़। जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफ़र करें उनसे भी गुजारिश है कि प्लीज़ को डाउनलोड करें, और जो लोग जो हैं वो हमारे साथ लाइव हैं उनसे भी गुजारिश है प्लीज़ यार इसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, आगे जाके हमें ग्राफ भी यूज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि एक आध सवाल में जो है ग्राफ भी था इस पेपर में, लीनियर प्रोग्रामिंग का सवाल था। बट अभी हम एनपीवी के सवाल से शुरू करेंगे। ये प्लीज़ डाउनलोड कर लें, मेरे पास अच्छा खासा डाउनलोड हो गया है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग भी डाउनलोड कर लें, ताकि हम बात को आगे बढ़ा सकें प्लीज़। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर पे थोड़ा यूज टू कर लेते हैं अपने आप को, ताकि आगे आसानी हो जाए। पेपर में इंशाल्लाह अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस सेशन के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे जो टेस्ट हुए हुए हैं रिस्पेक्टिव सवालों में, और एक इंशाल्लाह अप्रोच भी पता चलेगी पेपर में सवाल करना कैसे चाहिए। तो कोई गलतियाँ किसी ने अगर अटैम्प्ट किया हुआ है तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने के लिए कि यार व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ एक्चुअली। अच्छा जी, मेरे पास डाउनलोड हो चुका है, अब मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। ये अब एक्सट्रैक्ट टू प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ भी मैंने इसका डाउनलोड कर लिया है, और इसका जो है वो सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर लिया है। मेरी सबसे गुजारिश है, अगर किसी का पुराना वर्जन डाउनलोड हुआ है तो वो भी मैं कहूँगा कि आप नए वर्जन को डाउनलोड करें, ताकि अगर कोई प्लस माइनस है तो वो हमारे सामने आ जाए। ठीक है, जल्दी से प्लीज़ ये डाउनलोड कर लें, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आई कैप के सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करेंगे। विंटर 2023 का पेपर हमने ओपन करके रखा हुआ है, एंड इंशाल्लाह वी विल बी जस्ट स्टार्टिंग इन, जिसे कहते हैं ना कि विद इन फ्यू सेकेंड्स। मेरी आवाज़ ठीक है जी, मैं इस पे काम करता हूँ। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं सिनेरियो आपके सामने। ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। हाउ टू रन प्रैक्टिस टेस्ट हमारे पास है। इसको ज़रा प्लीज़ आप लोग जल्दी से ओपन करें, फिर हम बात को आगे बढ़ाएं। अच्छा जी, प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से ही असेसमेंट मास्टर की फाइल है, इसको आपने ओपन करना है। ठीक है जी, मैं कंफर्म करता हूँ अभी अक्सर आज हम पहला और दूसरा सवाल कोशिश करते हैं करने की कोशिश करें, और फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं। असेसमेंट मास्टर मैंने ओपन कर लिया है जी, ये ऑन होने जा रहा है। ठीक है जी, ये आपके सामने लोड हो रहा होगा। स्क्रीन मैंने इसीलिए शेयर कर दी पूरे लैपटॉप की, ताकि जो मेरे सामने आ रहा है वो आपके पास आ जाए। कोई हाई फाई लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल लैपटॉप ही चल जाता है इसमें। अच्छा, अगेन एग्जाम सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का मकसद सिर्फ ये है कि चीज़ें जो हैं वो हमारी अलाइन रहें एज़ पर अपडेटेड रिक्वायरमेंट्स ऑफ आई। अच्छा जी, जस्ट वन
फ्यू मोमेंट्स, आई गेस थोड़ा सा लोड हो रहा है ये। अच्छा जी, आईडी पासवर्ड मांग रहे हैं जी। आईडी पासवर्ड हमारे पास मौजूद है, ये मैंने फाइनल डाउनलोड की थी, हाउ टू रन प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें आईडी पासवर्ड आ रहे हैं। आईडी पासवर्ड हमारे पास इन्होंने पूरा तरीका बताया हुआ है, असेसमेंट मास्टर पे क्लिक करना है। बीएफडी का हम करने जा रहे हैं जी, बीएफडी डेमो 1। बीएफडी डेमो 1 के नाम से इन्होंने कहा जी आईडी डालिए, तो हम यहाँ पे गए, हमने आईडी डाल दी बीएफडी डेमो 1 के नाम से। और पासवर्ड ये कह रहे हैं CFAP $123, ये सबका इन्होंने सेम रखा हुआ है पासवर्ड फिलहाल, तो हम वही पासवर्ड जो है वो यहाँ पे लगा लेते हैं, CFAP $123। लॉगिन करने जा रहे हैं जी, और ये लॉगिन हो गया है माशाल्लाह। अच्छा जी, ये बीएफडी का हमारे सामने स्क्रीन आ गई है। हम अब एक सवाल शुरू करते हैं। ओवरव्यू पे हम क्वेश्चन नंबर 1 पे बात कर रहे हैं, तो 1 खोल देते हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर जो पेपर होगा वो कोई और सा होगा, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली इसमें पहले विंटर 2020 का पेपर पड़ा हुआ था, तो आई थिंक शायद वही पेपर जो है वो अभी आपको नजर आए स्क्रीन पे, बट हम अब विंटर 2023 का सॉल्व करेंगे। टेंशन नहीं है, हम इसको दूसरी स्क्रीन से रेफर कर लेंगे। पेपर में ऑब्वियसली सवाल किस तरह नजर आ रहा होगा आपको नजर आएगा भी स्क्रीन पे। लेफ्ट हैंड पे सवाल होगा जैसा कि आप देख रहे हैं, और उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, ये राइट साइड पे आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है जी। इसकी आप थोड़ी सी सेटिंग कर सकते हैं ऐसे, और मैं आधे पेज ही रखूंगा, थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, थोड़ा सा हम गुंजाइश निकाल लेते हैं। वैसे ये सवाल लेफ्ट हैंड पे कोई और सा है, बट हम अपना सवाल फॉलो करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है जी। इसको मैं बंद कर देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। मुझे सिर्फ 2 फाइलों की ज़रूरत है, एक इसकी ज़रूरत थी, मैंने देख ली जी। ठीक है जी, चलें हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। पहले भी कुछ सवाल मैं सॉफ्टवेयर पे करा चुका हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और आज भी जो है वो क्या कहते हैं हम सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे जी, हमेशा हमारा तरीकेकार ये होता है, रिक्वायरमेट पहले पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं? रिक्वायरमेंट में हमसे कह रहे हैं कि डिटरमिन द पेबैक, ARR and NPV of the London opportunity and assess the sensitivity of the project in respect of sales volume. Conclude whether the project demonstrate financial viability. 1, 2, 3 और 4, मतलब पेबैक निकालना है, ARR निकालना है, ठीक है, NPV, ठीक है, और फिर सेंसिटिविटी भी निकालनी है, सेल वॉल्यूम की। 4 चीजें निकालनी है, 10 मार्क का सवाल है। और रिकमेंड विद रीजन वेदर बेकल्ट should open its first restaurant in London. Your answer should include an assessment of the non-financial aspect of the expansion and include a discussion on the real options that are available to Belcut. अच्छा, अब यार ये रियल ऑप्शन जो है ना, ये छोड़ देंगे। वो रियल ऑप्शन जो है ना एक वर्ड होता है, वैसे तो ब्लैक शो मॉडल एक चीज होती है, BFD के अंदर नहीं होती, T4 के अंदर होती है, बट बहरहाल इसको अभी आप नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करेंगे। स्टार्ट करेंगे पेबैक, ARR, NPV। जो पहली दूसरी क्लास होती थी हमारी, कौन सी पहली दूसरी क्लास जो हमारी इन्वेस्टर रिजल्ट की होती थी, समझे, यकीन करें, उस जैसा सवाल आया था ये। हाँ, सेंसिटिव एनालिसिस के लिए हमें आगे के टॉपिक की हेल्प लेनी होती है, मगर जो है वो जी, ठीक है। अच्छा, आप सवाल पढ़ेंगे, सवाल आपके सामने स्क्रीन पे, सवाल आपके सामने। चलें जी, सवाल स्टार्ट करें पढ़ना, और मुझे बताएं कि क्या बातें समझ आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जी। अच्छा जी, सवाल पढ़ेंगे। यू वर्क फॉर द फाइनेंस डिपार्टमेंट बेकल्ट लिमिटेड। बेकल्ट, अ कंपनी दैट ऑपरेट्स इन द रेस्टोरेंट बिजनेस। Beckett has many restaurants with operations in several continents. The company is considering opening its first restaurant in London, England. Initially, Beckett intends to open and operate a London restaurant for a 5-year period. The restaurant will open 52 weeks a year. अच्छा जी, एक बात ध्यान में रहे, 5 सालों का इनका पीरियड है और 52 वीक्स रेस्टोरेंट चलेगा। आपको याद होगा जब हम कोई भी सवाल पढ़ते हैं, चाहे बड़ा सवाल हो छोटा सवाल हो, हम सिनेरियो में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। तो सिनेरियो में इन्वॉल्व होने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप जब भी कोई काम करें तो उसकी कुछ बातें लिख लें, कुछ नोट कर लें। तो हमने एक बात समझ ली कि भाई बेलकेट नाम है, ठीक है, लंदन में बात हो रही है, सही है। क्या कर रहे हैं लंदन में ये, अगर हम गौर से देखें, कहाँ गया जी, कि एक रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन करना चाह रहे हैं लंदन के अंदर। तो हमने कहा जी लंदन में रेस्टोरेंट ओपन होगा, और उसकी लाइफ कितनी बताइए, जो काम की बात है, क्योंकि एनपीवी हो या ARR हो, हमें लाइफ जरूरी होती है। लंदन रेस्टोरेंट है, 5 इयर्स का प्रोजेक्ट है, और इन्होंने क्या कहा, 52 वीक्स ऑपरेट करेगा, ठीक है। वैसे तो 50 वीक्स होता था, बट यहाँ 52 वीक्स है, ठीक है। मैंने ये सारी बातें लिख ली। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। The board anticipate acquiring leasehold premises at a fixed cost of 400,000 per annum. Beckett would negotiate a 5-year term. अच्छा जी, इन्होंने एक प्रेमिसेस लिए, रेंट कह दें, एक तरह से रेंट हो गया ये एक तरह से, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कह लें, चलें। कितनी फिक्स कॉस्ट इन्होंने बताई है जी, आपको पाउंड में सारा काम करना है, 4 लाख। ACCA का सवाल लग रहा है मुझे काफ़ी हद तक ये।
शायद ये ACCA का सवाल जो है उससे इंस्पायर हो गई, ICW के सवाल से इंस्पायर होकर सवाल बनाया गया। खैर अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, बेलकट would negate would negotiate a 5-year term which is in line with the other leases that the business has. Lease payment will be paid at the end of the relevant year. End of the relevant year है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वरना आपको याद है जब एडवांस होता था तो टैक्स की सेपरेट वर्किंग बनाते थे, याद आ रहा है सरफराज अहमद का सवाल, बिल्कुल पहला सवाल हमारी किताब का जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला जाता था, वहां पे शायद मेंटेनेंस एडवांस में था। या ऐसी कोई कहानी नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एट द एंड ऑफ द ईयर पे होगा, नॉर्मल हालात में भी ऐसा ही होता है। फिट आउट कॉस्ट एंड इक्विपमेंट विल बी 1.5 million incurred at the beginning of the project. At the end of 5-year lease period, this equipment has an expected scrap value of just 100,000. इन एसेट की इन्वेस्टमेंट कह लें, कैपिटल एक्सपेंडिचर कह लें, एसेट कह लें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कह लें, वो हमारी कितनी है जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं 1500,000 है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अगेन सिनेरियो में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और उसके बाद स्क्रैप वैल्यू इसकी कितनी है, स्क्रैप वैल्यू आपने कहा जी 5 ईयर्स, अच्छा सॉरी 100,000 5 ईयर्स बाद। देखें जी मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मैं बातें लिख रहा हूँ आपके सामने ये मैंडेटरी नहीं है, मगर ये आपको सिनेरियो में हेल्प करेगी, ये आपको बड़े सवालों में इन्वॉल्व होने में हेल्प करेगी, ये आपको MSc2 के सिनेरियो में भी हेल्प करेगी जब आप अब आगे जाके बड़े बड़े सिनेरियो देख रहे होंगे आप। फिट आउट इक्विपमेंट में 1.5 मिलियन बात हो गई, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख हो गया। बेकल डेप्रिसिएशन सच एज the Beckel depreciates such investment on a straight line basis, the expenditure is not eligible for tax relief. इस लाइन से क्या फर्क पड़ेगा भैया, क्या डेप्रिसिएशन को हम स्ट्रेट लाइन की बेस पे शामिल करें या रिड्यूसिंग की बेस पे शामिल करें, जवाब दें। डेप्रिसिएशन को हम स्ट्रेट लाइन पे शामिल करेंगे अपनी एनपीवी की कैलकुलेशन में, नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, या चैट के थ्रू बताएं मुझे प्लीज। डेप्रिसिएशन के बारे में वो कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन हम डेप्रिशिएट करते हैं मगर द एक्सपेंडिचर इज नॉट एलिजिबल फॉर टैक्स रिलीफ। रेहान तुमने आधी बात सही की है, पूरी बात करो। अक्सर बिल्कुल सही की आपने, 100% बात बिल्कुल सही की है। बाकी लोग क्या कहते हैं, इस लाइन की वजह से हमारे सवाल पे क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल सही का मदर अमजद, एग्री करता हूं मैं आपकी बात से, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन होगी मगर 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 क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे फॉर एनपीवी, इग्नोर फॉर टैक्सेशन पर्पस, इग्नोर फॉर एनपीवी, एनपीवी के लिए इग्नोर करते हैं भाई, बिल्कुल टैक्स रिलीफ नहीं है। एमजैन मोहम्मद जैन सही कह रहे हैं आप, गेनो लॉस का इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, गेनो लॉस का इम्पैक्ट भी इग्नोर फॉर एनपीवी नहीं। देखो मेरी बात समझो रेहान, गेनो लॉस तो नॉन कैश होता है, डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश होता है, नॉन कैश तो इसीलिए लेते हैं क्योंकि टैक्स वाले उसको मानते थे, टैक्स वाले उसको मानते थे ना, तो अगर टैक्स वाले उसको नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा काम, टैक्स वाले नहीं मानेंगे तो इग्नोर कर दिया जाएगा, फिर उसका बेनिफिट नहीं लेंगे ना यार हम। बिल्कुल सही कहा हमदान आपने, रेहान बात समझ आ रही है, गेन और लॉस का इंपैक्ट और डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट टैक्स पर्पज के लिए लिया जाता था, जब भी टैक्स आने के बाद उसको फौरन ही रिवर्स कर दिया जाता था, एड बैक कर दिया जाता था, गेन होता था तो लेस कर दिया जाता था। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा जी आगे बढ़ेंगे, और आगे इन्होंने क्या कहा, आगे इन्होंने कहा द नंबर ऑफ कवर्स मील सर्व्ड इन द फर्स्ट ईयर आर एक्सपेक्टेड टू एवरेज 500 पर वीक। एक फर्स्ट ईयर में कितनी मील जाएंगी, 500 मील जाएंगी पर वीक, और याद करें नंबर ऑफ वीक इसने शुरू में बता दिए थे, डेटा लिखने से आसानी होगी, कनेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। मील्स इन द फर्स्ट ईयर, मील्स इन ईयर 1 कितनी आ रही है भाई, 500 पर वीक, ये अगेन डेटा में इन्वॉल्व होने के लिए भाई, और ऊपर 52 वीक्स है तो आपको काम करने में आसानी होगी। दिस शुड इंक्रीज टू 750 इन द सेकंड ईयर बिफोर रीचिंग एंड रिमेनिंग एट फुल कैपेसिटी ऑफ 1000 कवर्ड पर ईयर वीक इन द ईयर 3, यानी कि ईयर 1 में ये होगा, ईयर 2 में जो है ना ये आपका चेंज हो जाने का है, ईयर 2 में ये 750 पे चला जाएगा, और लास्ट है उसके बाद ईयर 3 से लेके 5 तक ये होगा, कब तक होगा, ईयर 3 से 5 में कब होगा, बिल्कुल नंबर ऑफ मील्स एक साल की 26,000 आ रही है, मतलब बिल्कुल सही कहा आपने, ये साथ साथ चीजें नोट करते रहे, पर वीक बात हो रही है, सारी बातें पर वीक है। आगे चलते हैं, द एवरेज रेवेन्यू पर कवर कैलकुलेटेड एज अ ग्लोबल एवरेज फॉर द कंपनी बेस्ड ऑन करंट प्राइसेस इक्विवेलेंट टू 50 पाउंड विद अ 50% ग्रॉस मार्जिन बेस्ड ऑन करंट प्राइसेस। इन्फ्लेट कब से करेंगे,
बेस्ड ऑन करंट प्राइसेस। इन्फ्लेट कब से करेंगे, याद करें पुरानी बातें, कॉन्सेप्ट सारे रिकॉल हो रहे हैं इसी बहाने। प्लीज जल्दी से पार्टिसिपेट करें, शाबाश। बाकी लोग भी बताएं, अगर एक चीज करंट प्राइस लेवल पे है तो उसको कब से इन्फ्लेट करना चाहिए, आपकी अक्ल क्या कहती है? अली सही कह रहे हैं, रेहान सही कह रहे हैं, लाइबा सही कह रहे हैं, अक्सर सही कह रहे हैं, मजहर अमजद बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें इसको एयर वन से इन्फ्लेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एयर जीरो की प्राइस पे दी हुई है। इन्फ्लेट फ्रॉम एयर वन। और जीपी मार्जिन कह रहे हैं आपको कि 50% है, ग्रॉस मार्जिन आपको कह रहे हैं 50% है, ग्रॉस मार्जिन 50% है, तो इसका मतलब है डायरेक्ट 50% में काम कर लेंगे। ठीक है, सही कहा एमजैन, सही कहा हमदान आपने। आज की प्राइस है तो ऑलरेडी इन्फ्लेटेड नहीं रेहान, हमें तो ईयर वन पे जाके रिकॉर्ड करना होता है ना चंदा, पुरानी बातें नहीं भूल याद आ रही। हमें तो पहले साल पे जाके रिकॉर्ड करना होगा, ईयर जीरो पे तो नहीं रिकॉर्ड करना होगा। हम जब ईयर वन का फिगर रिकॉर्ड करेंगे तो ईयर वन के फिगर तक पहुंचते पहुंचते ये फिगर इन्फ्लेट हो गई होगी। आज ईयर जीरो पे आज के हिसाब से इन्फ्लेट है, आज के हिसाब से बिल्कुल सही है, मगर हम जब ईयर वन लेते कहते हैं तो इसका मतलब होता है एंड ऑफ ईयर वन। जब टू कहते हैं रेहान तो होता है एंड ऑफ ईयर टू, थ्री कहते हैं तो इसका मतलब होता है एंड ऑफ ईयर थ्री। याद करें पुरानी बातें, थ्री का क्या मतलब होता है एंड ऑफ ईयर थ्री, वन का क्या मतलब होता है एंड ऑफ ईयर वन। तो जब एंड ऑफ ईयर वन तक पहुंचेंगे तो ये जो आज की ईयर जीरो की प्राइस है ये उस वक्त एंड ऑफ ईयर वन पे एक साल बाद जाके एक दफा बढ़ चुकी होगी, ये कहने का मकसद है। हाँ, अगर ये ईयर वन प्राइस लेवल पे होता तो फिर नहीं करते। ठीक है, याद आ गया, चलो दैट्स गुड। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 100,000 इन द फर्स्ट ईयर इन द ईयर वन प्राइसेस। These will increase in line with the sale growth, sale volume growth। ये कब से इन्फ्लेट होगा वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट? वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में जल्दी से बता दें, आसान सवाल चल रहा है, अभी तक तो मुझे कोई बात नजर नहीं आ रही ऐसी जो हमें परेशान करे। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दी हुई है 1 लाख, वो कह रहा है कि भाई ये इन्फ्लेट कब से होगा, ये ईयर वन प्राइस लेवल पे दिया हुआ है। रेहान गलत नहीं बताना, वेरी गुड रेहान, तुमने तो सबसे पहले आंसर बताया, वेरी गुड। मदर अमजद आपने भी सही बताया। हमदान यू आर राइट, अली यू आर राइट, इन्फ्लेट फ्रॉम ईयर टू। ये नहीं कि रटा लग जाएगा कि हमेशा ईयर वन से होगा या हमेशा ईयर टू से होगा, नहीं, सिनेरियो में देख के फैसला करना होगा। चेंजेस विद वॉल्यूम, ठीक है जी, वॉल्यूम के हिसाब से चेंज होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई, क्या किए रहे हमसे, क्या किए रहे हमसे, किए रहे भाई। सेल कॉस्ट ऑफ सेल एंड वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट कैन बी एज्यूम टू इंक्रीज एनुअली बाय 4% इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन लगेगा सेल्स पे, सीओजीएस पे, और वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट पे। ठीक है, ये पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, इतनी लंबी कहानी नहीं करते भाई। इन्फ्लेशन 4% है बस, यूके वगैरह में इतना ही होता है भाई, अमीरों के मुल्क में इन्फ्लेशन इतना ही होता है। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज कंसीडर्ड इमटेरियल फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, इग्नोर कर दें। कॉर्पोरेट टैक्स इंग्लैंड में 25% है इन द ईयर दैट प्रॉफिट अराइजेस। नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। You are preparing information to be included in a report to the board that assess the proposed expansion. You have been asked to calculate the key metrics that must be satisfied prior to approval of any project. The project is currently at the first phase of analysis and must demonstrate financial viability before progressing to phase 2, where more detailed analysis will be required। ठीक है, ये इन्होंने बात कर दी। और क्या कह रहे हैं आगे, पेबैक पीरियड निकालना है भाई जो कि 4 साल से कम होना चाहिए। एआरआर अकाउंटिंग रेट और रिटर्न निकालना चाहिए जो कि 20% ज़्यादा होना चाहिए। और पॉजिटिव जीबीपी, जीबीपी यानी कि जो है पाउंड्स में एनपीवी पॉजिटिव होनी चाहिए। द बोर्ड आर आल्सो कंसर्न दैट द वॉल्यूम ऑफ सेल्स may be overstated and have asked that you conclude a conclusion and explanation of the project sensitivity in respect of sale volume. Finally, you should include some non-financial considerations that may influence the expansion and explanation of the real option that may be available for Beckelt. Determine the payback, ARR and NPV of the London opportunity and assess the sensitivity of the project. अच्छा जल्दी से स्टार्ट करते हैं, पेबैक एआरआर बाद में करते हैं, पहले एनपीवी कर लेते हैं। एनपीवी पे ज्यादा काम है तो पहले एनपीवी कर लेते हैं ताकि अगर टाइम का मसला हो आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, क्या कहते हैं, एनपीवी से स्टार्ट करेंगे। तो भाई मुझे बता दो क्या स्ट्रक्चर होगा। 8 0 1 2 3 4 एंड 5। एक्सेल पे सॉल्व करते थे हम, याद करें एक्सेल पे सॉल्व करेंगे और फिर उसको जो है वो ऊपर कॉपी पेस्ट कर देंगे, फॉर्मेटिंग हो जाएगी। जल्दी से बता दें कहाँ से स्टार्ट करें, चूंकि सवाल में टैक्स है, क्योंकि सवाल में टैक्स है, कितना परसेंट है, 25% है, सेम ईयर है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते थे, बिल्कुल सही कहा, सेल से। अच्छा एक बात मैं और क्लियर कर दूं, यार डायरेक्ट जीपी मार्जिन नहीं ले सकते क्या? डायरेक्ट जीपी से स्टार्ट नहीं कर सकते जब सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स का परसेंटेज भी वो कह रहा है कि 50% है, और फिर वो कह रहा है कि इन्फ्लेशन भी दोनों का सेम ही है, कोई अलग इन्फ्लेशन नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स का इन्फ्लेशन भी सेम है। देखो ये कह रहे हैं ना,
कि सेल कॉस्ट ऑफ सेल एंड वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट कैन बी एज्यूम टू इंक्रीज एनुअली, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्ट जीपी पे काम कर ले? देखें डेटा हमने इतने बड़े सवाल को, पूरे पेज के सवाल को इतने से बुलेट्स में तोड़ दिया, इतने से बुलेट्स में छोटा कर दिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो भैया मैं ये कह रहा था कि हम ये ना करें कि यार इसको आसान कर लेते हैं कि भाई डायरेक्ट जीबी से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या ख्याल है? वेरिएबल कॉस्ट सेपरेट दी है, अच्छा। हाँ, वो जीपी हो जाएगा, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट तो जीपी के बाद आती है ना मदर? और हमदान बात समझ आ रही है? चंदा, वेरिएबल कॉस्ट तो जीपी के बाद नहीं आती। अच्छा, अब वॉल्यूम कैसे, सेल्स कैसे निकलेगी? पहले रेवेन्यू पे कुछ काम कर लेते हैं। रेवेन्यू कैसे निकलेगा भाई? सेल्स रेवेन्यू कैसे निकलेगा? सेल्स रेवेन्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमारे पास मील्स होनी चाहिए। मील्स पर वीक कितनी है? 500। कितनी है? 750। कितनी है? 1000। वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी, वर्किंग बहुत पेपर में सपोर्ट करती है आपको। नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं? 52। 52। 52। 52। तो टोटल मील्स आ जाएंगी। हर साल की मील्स आ जाएंगी। ये किसी ने निकाला भी था पहले आए थे, ये देखिए फॉर्मूले आराम से कॉपी हो रहे हैं। टेंशन नहीं लीजिएगा, अभी डेसिमल वेसिमल का मसला कर लेंगे। वेरी गुड मदर अमजद, बिल्कुल सही कहा। अब इसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर लें। सेलिंग प्राइस कितनी है भाई? सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस 50 पहले साल नहीं है। ओ भाई 50 तो करंट थी, इसको इन्फ्लेट करना था ईयर 1 से, याद करो। तो इन्फ्लेट कर दो 50 इंटू 1.04 की पावर 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 1। 1 इसलिए लगा रहा हूँ पावर 1 क्योंकि आगे जाके फॉर्मूला सेम हो जाए। ठीक है, 52 हो गई। ये फॉर्मूला आपने कॉपी कर दिया आगे। इसको बोल्ड कर लेते हैं ताकि नजर आए कि ये अलग फिगर थी। सेलिंग प्राइस 50, मैं वापस रिपीट करूँ, इसको ईयर 1 से इन्फ्लेट करना था। सवाल में लिखा था कि ये अभी करंट फिगर, करंट प्राइस लेवल पे है, तो ईयर 1 से इन्फ्लेट करने के लिए हमने ये कहानी की है इसको। ये ना ये देखो, ये कहाँ गया रेवेन्यू? ये एट करंट प्राइसेस, करंट प्राइसेस। तो अब हमने ये किया, ये हमने निकाल लिया। अब टोटल रेवेन्यू निकाल लेते हैं। रेवेन्यू कितना हो जाएगा? तो ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको गड़बड़ करने दो। हम यहाँ होम पे जाएंगे, नंबर्स पे जाएंगे, इसको नंबरिंग में कन्वर्ट करते हैं। अभी भी गड़बड़ कर रहा है ये। इसको और छोटा करने के लिए इस पर क्लिक करें, इसके डेसिमल कम करने के लिए। अब जाके ये सही हो गया। देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही हो गया। ये वो उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ नंबर पे जाके करनी थी, मैं भी आगे आके बता भी दूंगा आपको कि मैं सब जगह कॉपी कर दिया की जगह। डबल क्लिक करें, बड़ा हो जाएगा। डबल क्लिक करें, बड़ा हो जाएगा। डबल क्लिक करें, बड़ा हो जाएगा। डबल क्लिक करें, खुद ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? थाउजेंड कॉमन लेके काम करें क्या, या इसी इतना कर लें? इतना भी कर सकते हैं क्योंकि एक्सेल पे ही सॉल्व कर रहे हैं ना हम तो यार। तो रेवेन्यू हमारे पास आ गया है जी। और बल्कि जीबी भी निकाल लें, यहाँ पे ग्रॉस ग्रॉस मार्जिन भी निकाल लें। तो ग्रॉस मार्जिन कितना है? 50%। ओहो, फॉर्मूला सही नहीं लग रहा। 50%। ठीक है जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? बात समझ आ रही है? इसी तरह ठीक है, चलो इसी तरह रहने देते हैं। क्लियर है बात हमें? हम्म। ठीक है जी। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर भी कितना मुश्किल नहीं है, मगर मैं आपको, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि आपको बस जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो आप सॉफ्टवेयर पे करें, बाकी चीज़ें आप ये ना हो कि आप एक्सेल पे करें। एक्सेल अलग है, सॉफ्टवेयर अलग है, बहुत सारे फंक्शन इसमें एक्सेल वाले जो हैं वो बंद हुए हैं। ठीक है, और ये मैंने इसको थोड़ा मुनासिब कर दिया है। ठीक है जी, ग्रॉस मार्जिन भी आ गया। यहाँ तक बात समझ आ रही है? इसको भी मुनासिब कर लेते हैं थोड़ा सा। डेसिमल वगैरह इसमें वो नहीं आ रहा, नंबर्स। अच्छा, इसका ना फॉर्मेट करने का तरीका कार एक साथ भी कर सकते हैं हम।
ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रेवेन्यू, तो ये मैं वर्किंग ऊपर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये देखें, असल वर्किंग ये नहीं है, एक्सेल तो सपोर्ट है, असल जो आपका सोल्यूशन है ना वो ये देखें ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो गया, ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो गया। यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर है बात हमें? ठीक है। ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, ये हमने रेवेन्यू निकाल लिया। अब हम इसको जरा कैश फ्लो बनाने जा रहे हैं असल एनपीवी कैलकुलेशन के लिए, कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी। कैश फ्लोज तो थोड़ा क्विकली क्विकली काम करेंगे क्योंकि आसान है, तो मुश्किल बातें नहीं है अभी। ये कॉपी कर लेते हैं। मैं एक्सेल वाली सारी फील्ड नहीं चलती हैं, अगर आपको एक्सेल की आदत है तो कोई प्रॉब्लम होगी, सॉफ्टवेयर पे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी अब। अच्छा, जीपी मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, एक मिनट, ये कॉपी नहीं हो रहा। ठीक है जी, कॉपी हो गया ये। फॉर्मेटिंग अभी सही कर लेंगे। अच्छा अब और क्या था हमारे पास? हाँ जी, और क्या था हमारे पास? इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, आप कहेंगे तो मैं राउंड भी कर सकता हूँ। आपको ये बड़े फिगर्स में उलझन हो रही है तो राउंड भी कर सकते हैं। अच्छा ये फॉर्मेटिंग एक साथ ही सही कर लेंगे नंबर्स की। ठीक है, ग्रॉस मार्जिन के बाद क्या था, जल्दी बताएं यार। शाबाश, ग्रॉस मार्जिन के बाद हमारे पास क्या था? बिल्कुल बिल्कुल, रेंट था। वेरिएबल कॉस्ट लिखते हैं। अच्छा हाँ, बिल्कुल, पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख थी ना? ठीक है, और क्या था? ये चेंज होगी, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट चेंज होगी, रेंट भी आएगा। रेंट अभी लेते हैं, रेंट लिखते हैं, वही फिक्स कॉस्ट होती है रेंट टाइप की, 4 लाख वाली, वो बिल्कुल लिखेंगे। मगर वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट में दो चेंजेस आएंगे, बताएं क्या? दो चेंजेस, दो चेंजेस, दो दो। वॉल्यूम ग्रोथ का चेंज भी आने का है भाई, और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी आएगा। दोनों इम्पैक्ट लिए थे आपने, कोई मिस तो नहीं कर दिया था? जिन्होंने दिसंबर 23 में दिया है मैं उनसे पूछ रहा हूँ, जिन्होंने दिसंबर 23 में दिया है मैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्या आपके पास दोनों इम्पैक्ट ओके हुए थे पेपर में, या खाली इन्फ्लेट कर दिया था? वॉल्यूम नहीं लिखा था क्या? वॉल्यूम इफेक्ट भी ईयर 1 से नहीं आएगा, ईयर 2 से आएगा, क्योंकि ईयर 1 का फिगर रेडीमेड है। ईयर 1 का फिगर रेडीमेड है, रेडीमेड समझते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं करने का है भाई। अच्छा वॉल्यूम चेंज कितना है? वॉल्यूम का परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो आप? वॉल्यूम का परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं आप? वॉल्यूम का परसेंटेज चेंज निकालें क्या? वॉल्यूम का परसेंटेज चेंज है दिस अपॉन दिस -1.5। अच्छा वॉल्यूम चेंज को इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे? दो आसान तरीके हैं यार, जैसे आप चाहो। मैं आपको एक फॉर्मूला बना देता हूँ। ये जो फिगर है देखना गौर से, प्लीज प्लीज ये गौर से देखना। डिवाइड बाय दिस, ये 26,000 मील की फिगर है। हाँ भाई यहाँ तक बात समझ आ रही है? देखो मैथमेटिकली फॉर्मूला समझ लो। ये मसला है एक्सेल पे सॉल्व करने का, ये मसला है एक्सेल पे सॉल्व करने का भाई। एक्सेल पे सॉल्व करने का मसला ये है कि यार आपको जो है ना वो फॉर्मूला शीट में नजर आएगा, मगर वर्किंग नजर नहीं आ रही होगी। जैसे वन नोट में होता है ना, पूरी वर्किंग करके दिखा रहा होता हूँ तो उसमें बड़ी आसानी हो जाती है, मैंने देखा है। तो यहाँ पे देखो, इससे पर यूनिट फिगर आ जाएगी। मुझे बताओ, ये बात समझ आ रही है? वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट 1,26,000 यूनिट्स की है, मगर आपका वॉल्यूम चेंज हो गया, 39,000 हो गया है, इंटू 39,000। इज दिस फाइन? इसमें कोई एक चेंज करने का है, इसमें एक एक एडजस्टमेंट बाकी है भाई, इसमें एक एडजस्टमेंट बाकी है। बोलो क्या? बताओ जरा, वॉल्यूम चेंज इसमें सही इनकॉर्पोरेट हो गया है,
1.5 टाइम्स हो गया वॉल्यूम, 26,000 से 39,000 1.5 टाइम बनता है। अपने ने 1 लाख को 1.5 लाख कर दिया। आई थिंक ये बहुत अच्छे से कैटर हुआ है। एक चीज अभी तक कैटर नहीं हुई है। रेहान बिल्कुल सही कहा, इन्फ्लेशन। सही कह रहे हैं जैन, इन्फ्लेशन एक बार लगेगी, 2 बार नहीं लगेगी, एक बार लगेगी। पावर 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 1। सर 1 2 लगनी चाहिए ना, सेकेंड ईयर पे खड़े में सर 2 पावर लगा देना। क्या बोलेंगे इस पे आप, क्या बोलेंगे आप इस पे? पावर 1 ही लगेगी क्योंकि इन्फ्लेट ईयर 2 से हो रहा है, इन्फ्लेट ईयर 1 से नहीं हो रहा है। 1,56,000। फिर यही फॉर्मूला इधर लगा दो, इथे इथे बराबर में इथे, इधर क्या करेंगे? ये क्या फॉर्मूला लगा है? 156,000। अच्छा अब यार यहाँ पे एक मसला हो गया, एक मसला हो गया, इसका फॉर्मूला भी देख के लगाना पड़ेगा। दिस डिवाइड बाय दिस। देखो एक बार वापस देख लो फॉर्मूला लगाने में अगर दिक्कत हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर फॉर्मूला लगाने में दिक्कत हो रही है AR3 वापस देख लो भाई। दिस इज द फिगर रिप्रेजेंटिंग 39,000 यूनिट्स, but your units are changing from 39,000 to 52,000. It means you should divide by 39,000 and multiply by 52,000. यहाँ तक बात समझ आती है भाई? अब इसमें एक चीज बताओ, इसमें इन्फ्लेट कैसे करोगे? 1.04 की पावर 2 लगाओगे या खाली 1.04 रखोगे? इथे इथे जवाब दो, इथे 1.04 पे मैं छोटा सवाल कर रहा हूँ। देखो प्लीज, छोटी छोटी बातें मैं मार्क्स इसमें काटना अफोर्ड नहीं कर सकता यार। ये उस लेवल का सवाल नहीं था कि मैं इसमें सवाल एग्जामिनर को गिफ्ट करता करूं। पावर 2 करेंगे या 1 करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। एमजैन, हमदान, रेहान, नहीं 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 नहीं, यही छोटी छोटी बातें हैं ना यार जो आपके मार्क्स जो है ना वो गड़बड़ कराते हैं। अली ने सही कहा, मदर ने सही कहा, बाकी लोग ट्राई करें। मदर और अली बिल्कुल सही कह रहे हैं, रेहान हमदान एमजन सही नहीं कह रहे। बाकी लोग सोचें क्या करेंगे, मैं 1.04 के साथ पावर 2 लगा दूं या नहीं लगाऊं? सलमान सोमरो सही कह रहे हैं, अक्सर सही कह रहे हैं। ओ भाई ये 156,000 ऑलरेडी इन्फ्लेटेड था सर, ये तो ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है, तो इसका मतलब है कि अब जो प्राइस चेंज आएगा वो एक बार आएगा। जो अब ईयर 2 से ईयर 3 पे जाएंगे तो आप 1 साल आगे बढ़ रहे हैं, खाली 2 साल आगे नहीं बढ़ रहे। तो ये फिगर आएगी कितने? 216,320। यू शुड कहीं नोट इट डाउन दिस फिगर 216,320। एंड आई कैन ऑल्सो टेल यू, जो लोग पावर 2 कहना चाह रहे हैं मैं उनका भी काम सही कर देता हूँ। अगर आपको पावर 2 करना है ना तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सुनो सुनो सुनो, पावर 2 करना है इधर आओ। 1 लाख लो, देखो वापस बता रहा हूँ मैं पावर 2 कैसे होगा। डिवाइड करो इसको 26,000 से। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? रेहान, देखो हमदान एमजैन, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। रेहान हमदान एमजैन आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और बाकी लोग और जो लोग लाइव में या रिकॉर्डेड देख रहे हैं जिनको पावर 2 चाहिए, कोई बात नहीं, मैंने बेस फिगर ईयर 1 लिया, इसको 26,000 को 26,000 इसको पहले साल के यूनिट से 26,000 से डिवाइड कराया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कराने का है 52,000 से, 52,000 से मल्टीप्लाई करा दिया इनटू 1.04 की पावर 2। अब कर लो आप काम, क्योंकि आपने ईयर 1 को बेस बनाया ना, तो ईयर 1 से 3 यानी कि 2 साल का फासला है, 2 साल का डिफरेंस है, 2 साल का गैप है। अब पावर 2 समझ आती है? वो यार है 216,320 जो ऊपर आ रहा था, वो यार है 216,320। मगर मैं कहूँगा यार सिनेरियो को मुश्किल ना बनाओ, जिंदगी को आसान बनाओ, ठीक है? जिंदगी को आसान बनाओ। क्लियर है बात हमें? हाँ 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 हाँ। एयर एयर 2 का इम्पैक्ट मिस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं एयर 2 के फिगर को यूज कर रहा हूँ ना। अगर तुम इस तरीके को देखो, मेरे रेहान अभी F2 दबा रहा हूँ, F2 नहीं चलता सॉरी इसमें। रेहान अभी ये मैंने एयर 2 की फिगर को जब इनकॉर्पोरेट कर लिया है तो एयर 2 की फिगर में तो ऑलरेडी एयर 2 का इम्पैक्ट है ना। रेहान मेरी बात समझ रहे हो? जो मैंने 156,000 यूज किया तो ये तो ऑलरेडी एयर 2 का इम्पैक्ट इसमें लगा हुआ था। तो अब तो मैं फिर सिर्फ एक बार 1.04 लगाऊंगा ना, क्योंकि एयर 2 का इम्पैक्ट तो इसमें ऑलरेडी शामिल है। रेहान क्या कहते हो रेहान? ये लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस का फायदा यही है, देखो आप लोगों की गलतियां सामने आती, मैं बीइंग अ टीचर सॉल्व करूंगा ना, तो मैं बहुत सारी बातें शायद ऐसे ही उड़ा दूं कि यार मुझे तो आता है, आपको भी आता होगा ये सोच के।
सही है, चलो गुड यार। तो ये लाइव सेशन, जो हमारे नॉर्मल सेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह लाइव की ही रिकॉर्डिंग होती है, जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे होते हैं उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, ये एहसान है अल्लाह ताला का, कि फ़ायदा हो जाता है कि जो क्लास में बात हुई भी होती है, क्वेरीज हो रही होती है, वो अक्सर जो है वो स्टूडेंट की वहीं एड्रेस हो जाती है लेक्चर में। वैसे मैं पर्सनली भी अवेलेबल रहता हूँ, आपको मेरा नंबर मौजूद है, आप पर्सनली कोई भी क्वेरी हो मुझे खुद भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जल्दी से एयर4 पे आते हैं। अब एयर4 पे कुछ वॉल्यूम इम्पैक्ट नहीं है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस इम्पैक्ट लगा रहा हूँ। जब एयर5 में भी कोई वॉल्यूम इम्पैक्ट नहीं है तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस इम्पैक्ट लगा रहा हूँ। ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा 4 और 5 को तो जल्दी गुजार रहा हूँ क्योंकि इसमें वॉल्यूम इम्पैक्ट नहीं है, वॉल्यूम सेम है भाई। अच्छा CM निकाल लेता हूँ मैं। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मैंने निकाल लिया, ऐसे ही समझाने के लिए, क्योंकि वो मुझे आगे सेंसिटिविटी निकालनी है ना, उसके लिए मैं निकाल के रख रहा हूँ। याद है वो सेंसिटिविटी निकालनी थी उसकी, सेल वॉल्यूम की सेंसिटिविटी निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट पढ़ के आप इतने स्मार्ट होने चाहिए हो, आपको इतनी स्मार्टनेस आपके अंदर होनी चाहिए रिक्वायरमेंट पढ़ के कि यार ये पेपर में टाइम मार्क्स कम है और टाइम इसमें ज्यादा लगेगा और मुझे सेंसिटिविटी निकालनी है सेल वॉल्यूम की। आपको याद आना चाहिए कि जब सेल वॉल्यूम की सेंसिटिविटी निकलती है तो आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालते हैं। आपको ये बातें याद आ रही हैं? जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जब आपको सेल वॉल्यूम की सेंसिटिविटी निकालनी होती है तो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। किसी को ये बातें याद आ रही हैं? कंट्रीब्यूशन मार्जिन का इंपैक्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि वॉल्यूम से सिर्फ सेल चेंज नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती है। याद आ रहा है किसी को ये बात? तो इसीलिए मैंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी निकाल दिया। अब इसमें से वो फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा जो पहले उसने पे की थी 4 लाख को। फिक्स कॉस्ट को भी अपने को, अच्छा फिक्स कॉस्ट को इन्फ्लेट करें या ना करें, सवाल है मेरा। ये 4 लाख की फिक्स कॉस्ट को इन्फ्लेट करें नहीं करें, जल्दी बता दो, छोटी छोटी बातें। अरे चंदा 4 लाख की फिक्स कॉस्ट है, 5 साल का लीज टर्म है जी। बाकी लोग क्या कहते हो? यार जल्दी जल्दी करो, देखो गेम को आगे बढ़ाना है, टाइम लगा दिया हमने इस पे काफी। नहीं लगाएंगे इन्फ्लेशन क्योंकि इसने मना कर दिया ना, इसने बोला नहीं। इसने बोला सेल पे लगाओ इन्फ्लेशन कॉस्ट, सेल पे लगाओ इन्फ्लेशन, वेरिएबल कॉस्ट पे लगाओ, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट पे लगाओ, फिक्स कॉस्ट पे नहीं लगाओ। तो नहीं लगाओ तो नहीं लगाना भाई। तो इस सवाल में 3 चीजें टेस्ट हो गई। इन्फ्लेट ईयर 1 से करना है वो भी टेस्ट हो गया, इन्फ्लेट ईयर 2 से करना है वो भी टेस्ट हो गया, इन्फ्लेट बिल्कुल नहीं करना है वो भी टेस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन इररिलेवेंट है वो भी टेस्ट हो गया। चलो जी मेरे ख्याल से प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट निकाल लेते हैं कैश टर्म्स में, प्रॉफिट निकाल लेते हैं कैश टर्म में। हाँ ठीक है जी, प्रॉफिट आ गया। अब टैक्स निकाल लेते हैं। चलो सब जल्दी जल्दी खत्म करना है, देखो मैंने एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहा था। अब जल्दी जल्दी मेरे साथ रहो तुम लोग। -0.25, नहीं नहीं बिल्कुल यार, मेरे कुछ नहीं, नॉर्मली लिखा होता है ऑल कॉस्ट विल बी इन्फ्लेटेड, तो फिक्स कॉस्ट को इन्फ्लेट करते थे एमजैन। अच्छा सवाल किया था ना आपने, अगर लिखा होता ऑल कॉस्ट एंड रेवेन्यूज, यहाँ इस तरह स्पेसिफिकली नहीं बताया होता, सारी बातें लिखी होती ऑल कॉस्ट एंड रेवेन्यू लिखा होता तो फिक्स कॉस्ट को इन्फ्लेट कर लेता फिर मैं। अच्छा डेफिनेशन एडबैक कर दें रेहान, चंदा रेहान डेफिनेशन एडबैक कर दें, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल निकाल लें क्या? रेहान कहाँ कहते हो तुम? अरे हमसे कहाँ कहते हो रेहान? बोलो। हाँ नहीं नहीं, डेफिनेशन माइनस इन एडबैक कहाँ से होगा सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो कहा हो गया आपको? अब कुछ नहीं हुआ, मजाक कर रहे हैं आपसे। 15 लाख स्क्रैप वैल्यू 1 लाख है आखिरी साल। ये भी इसके डेसिमल सही करते हैं जरा, नेट कैश फ्लो निकाल लेते हैं जी। नेट कैश फ्लो निकाल लो भाई, नेट कैश फ्लो सम करेंगे सम। किसका? यहाँ से, हाँ यहाँ से नहीं, प्रॉफिट से निकालेंगे ना यार। ये थोड़ा ख्याल रखना, ये प्लस माइनस में गड़बड़ ना हो जाए, एक्सेल में ये गड़बड़ हो जाती है कि अपने को पता नहीं चलता कि क्या हो गया। ठीक है भैया। अच्छा इसको थोड़ा मुनासिब कर लेते हैं, गैर मुनासिब हो गया डिस्काउंट फैक्टर, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको होने दो अजीब सा। डिस्काउंट फैक्टर 10% है, BF बोले तो 10% है भाई, तो 10% का मतलब हो गया 1/1.1 की पावर 1। ठीक है फॉर्मूला बना दिया। जी बोलो भाई। मेरी आवाज़, अच्छा मैं थोड़ा पीछे हो गया था। ये बात समझ आई आपको कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट निकाल लिया था जो कि बोल्ड हुआ हुआ है, तो अब आप जब ऐड करेंगे नेट कैश फ्लो के लिए तो
नेट कैश फ्लो के लिए जब ऐड करेंगे यार, कंट्रोल बी चलना बंद हो गया मेरा, अभी चल रहा था, ये थोड़ा मसला है यार सॉफ्टवेयर में। आई कैप प्लीज टेक दिस यार, मतलब प्रूव करें यार इसको प्लीज यार, अच्छे अच्छे काम करें, ये भी अच्छा काम कर देना यार। कंट्रोल भी तो चलाएं, कंट्रोल भी चल रहा था थोड़ी देर पहले, सर चलना बंद हो गया। अच्छा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो मैं ये कह रहा था भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि भाई अब आप ये जो है ना, ये देख रहे हो, ये मैंने इस पे मैंने सम लगाया है, तो सिर्फ इसका सम लगाया, ऊपर से सारा सम नहीं कर लेना भाई, क्योंकि प्रॉफिट जो आया है वो इन दोनों को माइनस करके आया है, प्रॉफिट जो है इन दोनों को माइनस करके आया है, तो इसका मतलब है यहाँ तक सारी कहानी हो चुकी है, इस बोल तक सब कुछ हो चुका है। ठीक है, बात समझ आती है भाई? अच्छा अब इसको यार जरा मुनासिब करने का टाइम आ गया भाई, इसको मुनासिब कर लो भाई, इसको मुनासिब एक साथ कर लो भाई। यहाँ पे होम पे जाओ, नंबर पे जाओ, ऐसे कर लो, एक और दफ़ा ऐसे दबाओ, एक दफ़ा और ऐसे दबाओ, लो जी हो गया, और जी ऐसे हो गया जी। अच्छा अब ये डिस्काउंट फैक्टर को भी मुनासिब कर लेते हैं, बाद में प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं जी, एनपीवी निकालने के करीब आ गए हैं। प्रेजेंट वैल्यू निकाली, अभी हमने एआरआर और पे बैक नहीं निकाला, पे बैक और एआरआर तो बहुत आसान था, वो क्यों नहीं निकाला हमने, वो निकाल लेते हैं ज़रा। चलो क्या हो गया इसको, क्या हो गया, चलो ये हो गया। नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया भाई, नेट प्रेजेंट वैल्यू भाई जी, मेरी बात समझ आ रही है अक्सर? आर यू क्लियर विद दिस वन? ईमानदारी से बताएं यार, ये सवाल मुश्किल था क्या? हाँ हमरे को मुश्किल लग रहा है का? हमरे को तो बड़ा आसान लग रहा है, पेपर में बड़ा स्कोरिंग था। हाँ लेंदी जरूर है, मैं मानता हूँ, लेंदी तो पेपर होता है ना भाई, लेंदी पेपर तो फर्स्ट टाइम थोड़ी आ रहा है, लेंदी पेपर तो हर बार आता है भाई। ठीक हो गया, चलो जी, एनपीवी आ चुकी है हमारे पास 368057। चलो इसको कॉपी करने का टाइम आ गया भाई ऊपर, कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी, माय गॉड, ये क्या हो गया यार? ओ, ये कुछ गलत दब गया मुझसे जी, नोट किया था आप लोगों ने? एक मिनट यार, ये बड़ा मसला है सॉफ्टवेयर का यार, ओ माय गॉड। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा ओके हो गया। ठीक है जी, तो हमने ये निकाल लिया था, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो उस वक्त हमारे पास मसला हो गया था। एनपीवी हमने कंप्यूट कर ली है। यहाँ पे हम थे, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ था, ये देखें अभी भी कंट्रोल भी तंग कर रहा है यार। मूड पे है अपने इनके, इनका मूड होता है तो ये ओके होते हैं, इनका मूड नहीं है तो ये ओके नहीं होते। अच्छा ठीक हो गया जी, अब हमने इसको कॉपी कर लेते हैं, हमने इसको काफ़ी काम कर लिया है, हमने कॉपी करके ऊपर लगा दें। 368 एनपीवी आ रही है, ये हमने यहाँ पे किया, और अपने सोल्यूशन में जो पहले से हुआ था वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, एनपीवी आ गई। अच्छा अब हमने दो चीज़ें और करनी है, पे बैक निकालना है और एआरआर निकालना है। तो पहले हम पे बैक निकालते हैं, फिर एआरआर निकालेंगे। पे बैक पीरियड के लिए क्या करते थे भाई, जवाब दें जल्दी से प्लीज़ जवाब दें। पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक नहीं, कैश फ्लोज की बेस पे काम करते थे, याद करें, कैश फ्लोज की बेस पे काम करते थे। तो एक इसका कॉलम बनता था बड़ा आसान सा, नेट कैश फ्लोज की बेस पे काम होता था। तो हम ये करते थे, एयर लिखते थे, अगर किसी को याद आ रहा है इसका फॉर्मेट, कैश फ्लोज लिखते थे, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज लिखते थे। हाँ भाई ऐसा ही है। एयर हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। कैश फ्लोज हमारे पास मौजूद हैं जी, ये रहे कैश फ्लोज, माइनस ये नेट कैश फ्लोज की बात हो रही है, -100,000 है। फिर नेट कैश फ्लो हमारे पास 132,000 है, फिर उसके बाद हमारे नेट कैश फ्लो जो है वो 373,920 है, फिर कैश फ्लो हमारे पास जो है वो 634। अच्छा एक चीज़ रह गई इसमें, एक मिनट यार, इन्वेस्टमेंट नहीं डाली थी, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुई है, ये 5 नहीं लिखा, ओ माय गॉड, ये उसकी वजह से गड़बड़ हुई है, एक मिनट रुकेंगे यार। नहीं नहीं ये रहा, एयर 5 ये रहा, मुझे लगा एयर 5 नहीं लिखा, मगर एयर 5 है हमारे पास।
तो और ईयर 5 का कैश फ्लो हमने, ईयर 4 का कैश फ्लो 634। ठीक है जी। यस, ये थोड़ा नंबरिंग होगी, पीछे हो गई थी। अच्छा जी, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज में क्या करते थे? पेबैक निकालने के लिए काम हो रहा है। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो में ये ले लिया करते थे, फिर क्यूमुलेटिव कैश फ्लो में प्रीवियस में ये ऐड करते थे। अभी भी डेफिसिट है, 15 लाख रुपए नेगेटिव था। पहले साल 1,32,000 कमाए, मगर अभी भी 13,68,000 का नेगेटिव है। आवाज आ रही है मेरी? बात समझ आ रही है? 1368 का नेगेटिव अभी भी है एयर 1 पे। एयर 2 पे 373 मजीद कमाए हैं, मगर अभी भी 994 का नेगेटिव है। एयर 3 में मजीद 634 कमाए हैं, मगर अभी भी 359 का नेगेटिव है। मगर अब जाके ऐसा होगा कि एयर 4 में आप पॉजिटिव में आ गए। तो अब इन सारी बातों को देखते हुए क्या लगता है आपको? इन सारी बातों को देखते हुए क्या लगता है आपको? क्या पेबैक आ गया एयर 1 पे? नहीं। क्या पेबैक आ गया एयर 2 पे? बिल्कुल भी नहीं। क्या पेबैक आ गया एयर 3 पे? बिल्कुल भी नहीं। क्या पेबैक आ गया एयर 4 में? यस। तो पेबैक पीरियड कितना होगा? जरा गौर से देखिएगा। पेबैक पीरियड कितना होगा? 3 इयर्स पूरे लगेंगे। 3 इयर्स पूरे लगेंगे, ऐसा ही है। प्लस 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 359 कवर करना था। 359 578 कवर करना था। आउट ऑफ 634,502। 634,502 कितना बन गया? 3.54 ईयर्स। और अगर मंथ्स में कन्वर्ट करना है, मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो 12 कर लो। 3 इयर्स 6.4 मंथ्स। क्या ये बात समझ आती है? इस वर्किंग को भूलेंगे नहीं, है वर्किंग ही बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया। इस वर्किंग को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। क्या ये बात समझ आती है? हाँ जी, इज दिस क्लियर? पेबैक पीरियड ओके हो गया? ओके की रिपोर्ट है? आर बी क्लियर टिल दिस पॉइंट? बस एआरआर निकालेंगे और फिर सेंचुरी निकालेंगे, पहला पार्ट ओके हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? आगे एआरआर की बातें करें। एआरआर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एआरआर का फॉर्मूला क्या होता है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है? सवाल ने बोला है ना एआरआर भी निकाल के दो भाई। ये रही रिक्वायरमेंट। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या फॉर्मूला है? जल्दी से बता दें, आसान है यार। इसमें एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, छोटा सा एडजस्टमेंट दरकार है हमारे लिए। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय, एवरेज इन्वेस्टमेंट, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100, इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ठीक है जी। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? क्या एवरेज प्रॉफिट वही ले लें? नहीं नहीं नहीं, इसमें एक मसला है। ओ बाबा, इस प्रॉफिट में कोई मसला है। ये प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। इसमें क्या मसला है? जो हमने प्रॉफिट अभी निकाला है, इसमें तो एक इशू है। मैंने थोड़ा चेंज किया स्ट्रक्चर को। मैंने एक नेट प्रॉफिट एक्स्ट्रा निकालता क्योंकि मुझे आगे एआरआर चाहिए था। मैंने ये चीज़ एक्स्ट्रा निकाली है, थोड़ी देर पहले नहीं थी, अभी निकाली है। डेबिशन माइनस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ओ बाबा, पेबैक कैश फ्लो में बेस करता है, एनपीवी कैश फ्लो में बेस करता है, मगर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट में बेस करता है। बिल्कुल डेबिशन को माइनस करना होगा। यस यस, एब्सोल्युटली यस।
इज दिस फाइन? ठीक है, बताओ क्या हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, बात समझ आ रही है, तो बता दें क्या हो जाएगा। थैंक यू हमदान, आपका मैसेज आ गया था मेरे पास। थैंक यू। डेफिनेशन निकाल लो यार, डेफिनेशन कैसे निकलेगी? डेप्रिसिएशन कॉस्ट 15 लाख है, स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी, स्ट्रेट लाइन है, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ विच इज 5 इयर्स, 5 इयर्स यूजफुल लाइफ है। जरा निकालो डेप्रिसिएशन क्या आया तुम्हारे पास। डेप्रिसिएशन आया 2,80,000, 2,80,000 डेप्रिसिएशन आ रहा है भाई। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट है, अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब ये देख लो भाई, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इधर देखो, ये नेट प्रॉफिट निकाला मैंने, आफ्टर टैक्स है, हाँ ये आफ्टर टैक्स, इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। अच्छा नहीं, एक काम करो, बल्कि ये नहीं, कैश प्रॉफिट निकालो, ये वाला प्रॉफिट कैश टर्म निकालो, कॉपी कर लेते हैं, आ गया जी प्रॉफिट। ठीक है, और से सुनना मैं क्या बातें कर रहा हूँ। ठीक ना? ठीक है, ये आ गया, मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, ये ऊपर से उठाया है यार कैश वाला प्रॉफिट, बिफोर टैक्स है ये, बिफोर टैक्स है ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक और तरीका भी है इसको करने का, वैसे मैं भी लंबे तरीके से करा रहा हूँ, बोलो तो मैं एक छोटे तरीके से भी करा सकता हूँ। नेट प्रॉफिट आ गया, ये लंबे तरीके से क्यों करा रहा हूँ मैं तुम्हें यार, छोटे तरीके से ना करा दूँ डायरेक्ट? हाँ, छोटे तरीके से ना करा दूँ? बोलो, क्या कहते हो? 5 कॉपी नहीं हुआ? 5 कॉपी नहीं हुआ जी। 5 कॉपी हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, 5 कॉपी नहीं हुआ, 5 कॉपी नहीं हुआ, सही कह रहे हैं। दोनों से करवा लूँ, चलो दोनों से करवाता हूँ, पहले लंबा तरीका देख लो, फिर दोनों से कराता हूँ, छोटा तरीका भी बताता हूँ। कि मैं अगर तुम्हारी जगह पेपर में होता ना, तो मैं इतने लंबे तरीके से नहीं करता, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, बी का टीचर कर रहा हूँ। माइनस में लगेगा ना, प्रॉफिट उल्टा होता है टैक्स। एवरेज नेट प्रॉफिट क्या आ गया? छोटा तरीका बताता हूँ, बहुत छोटा ही है, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, और पेपर में आपने छोटा तरीका ही लगाना होगा, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि चलो कल को तुम ये ना बोलो कि यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया जनाबे आली, इन सबको ऐड करिए, ये आखिरी साल क्यों रह जाता है, इन सबको ऐड करिए। एवरेज का फॉर्मूला लगा लेते हैं, 294,612। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही है, कुछ गड़बड़ हो रही है? डेफिनेशन नॉट एलिजिबल फॉर टैक्स पर्पस, तो गड़बड़ हो गई ना यार, डेफिनेशन टैक्स पर्पस के लिए नहीं आनी चाहिए, तो इसका मतलब फिर हमने ये गलत किया है।
तो इसका मतलब ये था कि हमें ये फिगर उठानी नहीं चाहिए थी, हमें ये फिगर उठानी चाहिए थी। कौन सी? नेट प्रॉफिट कैश टर्म उठानी चाहिए थी, ये वाली जो मैं पहले उठा रहा था। याद आ रहा है, पहले मैं ये फिगर उठा रहा था ना, मैं रुक गया था, मैंने कहा यार नहीं, टैक्स भी तो चेंज होगा। वेरी नाइस यार, वेरी गुड पॉइंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं अक्सर, आप भी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये फिगर उठानी चाहिए थी। नेट प्रॉफिट जो होगा यही हमारा नेट प्रॉफिट है, और इसी की बेसिस पे हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट हमारा जो आएगा, अबे यार ये कंट्रोल भी नहीं चल रहा भाई, खबरदार। 224612, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। कोई मसला? क्लियर है बात हमें? ठीक हो गया जी। एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होती है, याद करें। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई टू। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई टू, यही होती थी। अक्सर वो तो स्क्रैप वैल्यू वहां पे आनी चाहिए ना। कितना हो गया ये? इसको कॉपी कर लेते हैं। ये फॉर्मूला एडिटर मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। इनवैलिड फॉर्मूला, मना कर रहा है जी। वो डेसिमल नहीं आने चाहिए, कह रहा है। 8 लाख। ठीक है जी, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट 8 लाख आ गई है। ARR कितना हो जाएगा? परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। 28.08%। ठीक है जी, तो ये हमने ARR निकाल लिया। ये पूरी वर्किंग यहाँ से कॉपी की हमने। इसका वो लगा लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने ARR की पूरी वर्किंग। अच्छा बस जल्दी से कमेंट कर लेते हैं। ARR आ रहा है 28.08 आ रहा है। ठीक है जी, बात समझ आ गई? अब कमेंट कर लें जल्दी से, फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस भी कर लेंगे। कमेंट करें, क्या कह रहा है ये? पे बैक लेस देन 4 ईयर्स। हमारा 4 ईयर से कम आ रहा है। क्या ये बेंचमार्क मीट हो रहा है हमारा? जवाब दें। हाँ। अच्छा सेंसिटिविटी भी निकाल ले, सेंसिटिविटी निकाल लेते हैं, वही एक काम पूरा कर लेते हैं। पे बैक, एक ये टेबल चाहो तो टेबल बना लो। रिकमेंडेड एस्टिमेटेड फुलफिल्ड पे बैक, वो उसने कितना बोला था आपसे? लेस देन 4 ईयर्स बोला था। लेस देन 4 ईयर्स बोला था, यही बोला था। आपका कितना आया है? आपका कितना आया है? देखें, सवाल को खत्म करें, आपका कितना आया है? जो कैलकुलेटेड कितना है, जो कैलकुलेशन की है?
3.5 ईयर्स आया है, 3.54 ईयर्स आया था। तो क्या ये फुलफिल हुआ है? यस, यस, ये फुलफिल हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं, देखें, ये तो अक्सर पुराना फॉर्मूला है। इसके लिए आपको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्म कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। ये बात मैंने बिल्कुल पहली क्लास में समझाई थी कि एवरेज इन्वेस्टमेंट ऐड होती है, क्योंकि आपको याद है एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता था? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। याद करें, जो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला भी यही होता था, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। तो इसी तरह एवरेज इन्वेस्टमेंट का भी फॉर्मूला ये, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट जो कि 15 लाख है, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट यानी क्लोजिंग डेट की वैल्यू कितनी है? 1 लाख, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। देखें, ये वही फॉर्मूला लग रहा है। हाँ, माइनस होती है स्क्रैप वैल्यू, मगर डेप्रिसिएशन निकालते हुए। तो डेप्रिसिएशन निकालते हुए आपने देखा हमने माइनस ही किया था। जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था तो बिल्कुल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, ये फॉर्मूला होता है। मगर जब एवरेज निकाला जाता है तो एवरेज स्टॉक में भी यही होता था कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 करते थे। याद करें, कुछ याद आ रही है बात? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 एक फॉर्मूला होता था। अगर दो ही चीजें तो इसी ना एवरेज निकालेंगे ना, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 निकालेंगे, तो हमारे पास एक ओपनिंग डेट की वैल्यू है और एक क्लोजिंग डेट की वैल्यू है, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है। हाँ, माइनस करते हैं मगर वो डेफिशिएंट निकालने के लिए करते हैं, जो मैंने ऊपर भी किया था डेफिशिएंट निकालते हुए। ठीक है। अच्छा, ये हमने नोट नहीं किया था मेरे ख्याल से, इसको भी ऊपर नोट कर लेना चाहिए था। एनपीवी हमने शायद ऊपर पेस्ट नहीं की थी। एनपीवी को ऊपर पेस्ट कर लेते हैं ताकि ये कि ये मिस ना हो जाए हमारा। एक ऐसी मुझे, अच्छा नहीं हुई भी है, एनपीवी पेस्ट हुई भी है। ये रहा, देखें डेफिशिएंट, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। ठीक है, दोस्त वाली एग्जांपल दे दूं? यार अभी टाइम कम है दोस्त वाली एग्जांपल देने का, लेक्चर के दौरान आपको पता है बड़ी दोस्तों की एग्जांपल दी हमने। बिल्कुल सही कहा जी। अच्छा, अब फाइनल कर लेते हैं भाई इसको, सेंचुरी भी निकालनी है हमने। तो हम ये इस पे आ गए थे, क्या किए रहे थे हम? हमने ये कहा था कि यस ये फुलफिल हो रहा है, यस ये फुलफिल हो रहा है जी। ये बुक मार्क आ रहे हैं, ये मुझे डर लग रहा है ये वापस कोई हमारे साथ गेम ना कर दें, ये थोड़ी देर पहले की थी। अच्छा, पे बैक के बाद ये इसमें क्या था? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न टारगेट था 20 से ऊपर होना चाहिए। ARR के बारे में कह रहे हैं एक्सीड्स 20%, और हमारा कितना आ रहा है? 28%, 28.08%। क्या ये कॉम्प्लाई हो गया? यस, ये भी कॉम्प्लाई हो गया। और नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में कहा गया था पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव फिगर। और हमारी कितनी आ रही है? यस, पॉजिटिव आ रही है, +368। कितनी आ रही है? 368 समथिंग आ रही है ना, 368,057। तो ये सब प्रोजेक्ट के पैरामीटर तो पूरे होते नजर आ रहे हैं हमें। कॉपी किया, मेन वर्किंग में जाके मेन उसमें आके पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। तो ये अच्छा, सेंसिटिविटी रह गई है, जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि ये पहला पार्ट हमारा जो है वो खत्म हो जाए। और पहले पार्ट की सेकंड रिक्वायरमेंट भी थ्योरेटिकल है, थ्योरी को खास तौर पे हमें फोकस करना है, उसको भी देखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी। जी, सेंसिटिविटी ऑफ सेल वॉल्यूम कैसे निकालते थे? फॉर्मूला क्या था? सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था? पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ एनी फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? सेंसिटिविटी ऑफ एनी फैक्टर का फॉर्मूला होता था एनपीवी डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर। याद करें, यही बात होती थी, एनपीवी डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर। ऐसा ही पढ़ा है हमने कुछ। हाँ जी।
यही फॉर्मूला था। और अगर एनपीवी इसकी निकालनी है, सेंसिटिविटी ऑफ सेल वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करेंगे? हाँ, एनपीवी डिवाइडेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीएम नेट ऑफ टैक्स। सीएम नेट ऑफ टैक्स, यही कॉन्सेप्ट याद आ रहा है भाई किसी को? यार ये तो बहुत आसान हो गया, अब तो कुछ भी नहीं है, सब चीजें मौजूद हैं। एक्सेल पे काम करने में थोड़ी आसानी भी हो जाएगी। एनपीवी हमारे पास मौजूद है। एनपीवी हमारे पास मौजूद है 368057, ये रही एनपीवी। कॉपी कर लेते हैं भाई। 368057 एनपीवी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीएम नेट ऑफ टैक्स के लिए वर्किंग बना लेते हैं। इधर देख लो, इधर देख लो जल्दी से। ये हमारे पास सीएम मौजूद था, याद करो, मैंने इसीलिए पहले सीएम निकलवा लिया था, आपको मैंने कहा था सीएम निकाल के रख लो। तो सीएम हमारे पास हैगा, ये रहा सीएम। को कॉपी कर लेते हैं, बराबर में ही कॉपी कर लेते हैं। ओ भाई कॉपी नहीं हो रहा है, मूड पे डिपेंडेंट है भाई ये तो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीएम निकालना है, यस। ओह, ऊपर से कॉपी कर लेते हैं यार, अगर ये नखरे कर रहा है तो हम यहाँ से उठा लेते हैं सीएम। अल्लाह करे यहाँ से उठाने दे, वरना गड़बड़ हो जाएगी। उठा लिया भाई, उठाने दिया इसने। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। टैक्स में टैक्स माइनस करना पड़ेगा पहले। पहले इसमें से टैक्स माइनस करना पड़ेगा ना भाई, कहाँ कहते हो? टैक्स 25% है इसका, माइनस में लगा दो, तो सीएम आ जाएगा नेट ऑफ टैक्स। फिक्स कॉस्ट ही माइनस करने का है भाई, गलत हो जाएगा। हाँ, ये वो वाला नेट टैक्स नहीं है जो नॉर्मल हालात में टैक्स आता है, ये अलग टैक्स है। ये सीएम वाला टैक्स है। सीएम को नेट ऑफ टैक्स करना है। एक फिगर रह गया मेरे ख्याल से कॉपी होने से, हमेशा की तरह एक फिगर रह गया ना, 1347677। नहीं पकड़ रहा है। ओ माय गॉड, ऊपर यार एनपीवी का पूरा कॉपी नहीं हुआ टेबल। थोड़ा सा ना यार, ये आज है, आई डोंट नो क्यों ये मसला कर रहा है, वरना इतना मसला करता नहीं है ये सॉफ्टवेयर यार। क्यों हुआ ऐसा सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर, व्हाट इज दिस, व्हाई यू आर डूइंग दिस टू मी? पे अच्छी बात नहीं है भाई, तंग ना करें हमें प्लीज। ये गड़बड़ हो जाएगी पेपर में, देखें खुदा ना खास्ता अगर आपने ये कर दिया ना, पूरा नहीं कॉपी किया, तो ये मैं बता दूं कि आपका पेपर चला जाएगा इस चक्कर में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये तो इत्तेफाक है कि मैंने पकड़ लिया यहाँ पे। पेपर में अगर आपने नहीं पकड़ा, ये इतना पूरा सवाल आपका गलत होने का चांस है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? थोड़ा सा फ्रेंडली नहीं है सॉफ्टवेयर ये, इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाथ सेट करना पड़ेगा आपको। मगर प्लीज़ खुदारा ये नहीं करिएगा कि आप एक्सेल में प्रिपरेशन करनी शुरू कर दें इसकी। भाई एक्सेल अलग है भाई, आप देख रहे हैं ये सारे मसले एक्सेल में नहीं आते जो इसमें आ रहे हैं। कॉपी एंड पेस्ट। पेरेंट वैल्यू निकालनी है। डिस्काउंट फैक्टर हमारे पहले से मौजूद है, ये रहा डिस्काउंट फैक्टर। पेरेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। बात समझ आ रही है भाई? कल भी एक सवाल सॉल्व कर लेंगे सॉफ्टवेयर पे, ताकि आज अच्छा हाथ और सेट हो जाए। इसी पेपर का दूसरा सवाल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? और बोलो, सही है ना? चलो। टीवी ऑफ सीएम नेट ऑफ टैक्स, फिगर रेडी हो गई है हमारे पास। सम कर लेते हैं इसका।
294321, इसको सबको मुनासिब करते हैं, काफ़ी गैर मुनासिब हुआ है। चलें जी, काफ़ी मुनासिब हो गया ये। तो ज़रा निकाल लें यार, क्या आ रहा है। 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे किसे? हाँ, डायरेक्ट 0.75 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, बिल्कुल। अच्छा, मुझे उसका शॉर्टकट ही बताना था ना ARR का, मैं बताता हूँ, मैं भूल गया था बताना, वही बताता हूँ। 294443 सही है। अब इसका वो निकाल लेते हैं, सेंसिटिविटी, इसको कॉपी कर लेते हैं ऊपर ले जाके। अच्छा, डिस्काउंट फैक्टर को सही करना चाहिए, ये थोड़ा सा गैर मुनासिब हो गया है। कोई बात नहीं, फ्रस्ट्रेशन होगी पेपर में, मगर कोई बात नहीं, अच्छा ये लर्निंग का पार्ट है हमारी। अच्छा, हमारी लर्निंग और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, सॉफ्टवेयर पे हाथ भी सेट होता जा रहा है। अच्छा जी, नीचे आ जाएं ज़रा। ये हमने निकाली 294321, 294321। चलें, सेंसिटिविटी निकाल लेते हैं। 294368 12.5%। क्या लग रहा है, माइनस प्लस? साइन याद है क्या होता था? डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो हम जीरो की तरफ जाएंगे ना। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो हम जीरो की तरफ जाएंगे, याद करें। ठीक है जी, ये बात समझ आई। तो ये एक है कि एनालिसिस में ये बात करनी चाहिए। सही है, सही है। तो इसने वॉल्यूम के बारे में क्या बात की थी? लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट, एक्सपेक्टेड 50 पर वीक। ठीक है, तो ये वॉल्यूम इज अनसर्टन। अच्छा, प्रोजेक्ट सीम्स सेटिस्फैक्ट्री। ये देखें, कंक्लूडिंग कमेंट देख लें। ऑन द बेसिस ऑफ, प्रोजेक्ट सीम्स सेटिस्फैक्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी, पेबैक एंड ARR। सही है ना? सही है, एज ऑल मेंशन पैरामीटर्स आर मेट। ठीक है, हाउएवर सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स वॉल्यूम showing 12.5% means that project will not be viable if if sales volume decrease by estimated sale volume. रिलायबिलिटी। ठीक है जी, ये आपने कमेंट कर दिया। बाकी एक इसमें और बात है, वो हम
पैरामीटर की स्पेलिंग सही नहीं है, एक मिनट। पैरामीटर्स, अल्लाह जल्दी जल्दी में लिख दिया मैंने, पैरामीटर्स की स्पेलिंग सही कर लेते हैं। ठीक हो जी, लाइव क्लास का फायदा। ठीक है जी, बात समझ आ रही है, बाकी पैरामीटर फुलफिल हो रहे हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस में थोड़ी खतरे की घंटी बजाई है, उसको देखने की जरूरत है। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है या कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। इसको नोट कर लें, 10 मार्क के लिए काफ़ी मेहनत करा दी है एग्जामिनर साहब ने हमारे, मगर क्या कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं उनको? कुछ नहीं कह सकते। मैं इसको कहीं नोट कर लेता हूँ, आप भी ज़रा इसको नोट करें, कोई सवाल है पूछ लें प्लीज़। ये कहानी नोट कर लें। एक शॉर्टकट और बताता हूँ ताकि पहला पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, इसको नोट करें, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ ARR। अच्छा जी, एक शॉर्टकट मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये देख लें शॉर्टकट, ये वो शॉर्टकट क्या है। लेकिन शॉर्टकट ये था, ARR के लिए अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करता, मैं पेपर में जाता ही अपनी जो मेरी वर्किंग थी, ज़रा गौर से देखिएगा, मेरे पास प्रॉफिट मौजूद था। ठीक है जी, ये रहा जी प्रॉफिट, देखेंगे हाँ 2 मिनट। कहेंगे एवरेज प्रॉफिट के लिए इतनी लंबी कहानी में करता ही नहीं। सिंपल, इधर देखिए, गौर से देखिएगा, ये नेट प्रॉफिट मौजूद था कैश टर्म में, इसका एवरेज निकालता, देखें ज़रा, ये जगह है यहाँ, यहाँ एवरेज प्रॉफिट कैश वाला, कैश वाला एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालता है? एवरेज, इसका एवरेज, इसका, इन पांचों का एवरेज, क्योंकि टैक्स तो वो माइनस नहीं करना ना, इसमें से लेस कर लेता क्या, डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन 1 साल की माइनस करता है या 5 सालों की माइनस करता है? डेप्रिसिएशन 1 साल की माइनस करता है या 5 सालों की माइनस करता है? क्योंकि एवरेज का मतलब है ये 1 साल पे आ गया है, एवरेज का मतलब है ये 1 साल पे आ गया है, सही है, चूंकि एवरेज का मतलब है ये 1 साल पे आ गया है, तो फिर डेप्रिसिएशन जो माइनस करते हैं वो कौन सी करते हैं? एवरेज का मतलब है कि ये 1 साल पे आ गया है, ये आपके पास 280,000 डेप्रिसिएशन है ना, 224612। ठीक है जी, कितना आ रहा है, फर्क आ रहा है? क्यों आ रहा है फर्क? एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई होगी यार, कम कर लेते हैं। यार एवरेज में कोई मसला आ रहा है आई थिंक, सॉरी जीरो ज़्यादा हो गया, एक ही बात है यार, जीरो ज़्यादा हो गया, 224612, हाँ एवरेज से भी यही आएगा ना यार, ये एवरेज का फॉर्मूला लगाया आपने, फंक्शन लगाया एवरेज का, इन सबका एवरेज ले लिया। ठीक है जी, यही आ रही है एवरेज प्रॉफिट की फिगर। तो इतनी लंबी कहानी करने की जरूरत नहीं थी वैसे पेपर में, ये इतना लंबा वैसे नहीं, एवरेज प्रॉफिट का वर्ड 3 लाइनों के बजाय एक लाइन में आ सकता है, एक लाइन में एक लाइन में आ सकता है। नहीं नहीं, मैंने डेबिशन, नहीं 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 मदर, वो मैंने 28,000 ले लिया था, जीरो एक ज़्यादा लिख दिया था, इस वजह से मिस्टेक हुई थी। प्रॉफिट सही लिया है, नेट ऑफ टैक्स ही लेना चाहिए क्योंकि डेबिशन का टैक्स इफेक्ट नहीं है ना यार, डेबिशन का टैक्स इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आई, 1A हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम 1B पे चलते हैं, 1B पे आ जाए जी, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे ताकि ये सवाल हमारा फिर एंड हो जाए। रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं जी। ये बड़ा कॉमन सवाल है, ये पेपर में बहुत दफा आता है। Recommend with reason whether Beckert should open its first restaurant in London. Your answer should include an assessment of the non-financial aspect of the expansion and include a discussion on the real options that are available to Beckert. पहले तो बताएं नॉन फाइनेंशियल फैक्टर क्या होंगे, जल्दी से बता दें। मुझे CFAP3 SPM यहाँ पे अप्लाई करने का मौका मिल रहा है, CFAP3 SPM जो मैं पढ़ाता हूँ BFD के अलावा, वो मुझे यहाँ अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। हाँ जी,
तो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में क्या आने का है, बताएं। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में क्या आएगा यार, ये एक चीज होती है बड़ी जबरदस्ती जी, पेस्टल, नाम सुना है आपने। एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो, एम जैन, बहुत अच्छी बात की, अच्छा सही कह रहे हैं। कस्टमर प्रेफरेंसेस, सैचुरेशन ऑफ मार्केट, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। लाइसेंस फॉर ऑपरेटिंग, सही कह रहे हैं, रेस्टोरेंट्स के लिए वैसे लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, बट बहरहाल कह सकते हैं। इकोनॉमिक साइकिल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये तो मुझे वो लग रहा है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, जो लंदन जा रहे हैं आप, दूसरे कंट्री जा रहे हैं, वहाँ का रिस्क अलग है, वहाँ की अनसर्टेनिटी, वहाँ कोई इलेक्शन तो नहीं हो रहे, वहाँ कोई पॉलिटिकल चेंज तो नहीं आ रहा। हाँ, फिर इसके अलावा और क्या फैक्टर होगा भाई। इन्फ्लेशन वहाँ पे ज़्यादा तो नहीं है, लोगों की इनकम कैसी है, ज़्यादा है कम है, रेस्टोरेंट जाना पसंद करेंगे नहीं करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है। क्या रेस्टोरेंट ओपन करना हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी से अलाइन हो रहा है, नहीं हो रहा। तो बहुत सारी बातें इसमें मैं कर सकता हूँ। 5 मार्क का सवाल है, अगर ये 10 मार्क का भी होना तो हम लिख सकते हैं। तो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को बारी बारी कंसिडर कर लेते हैं, बारी बारी कंसिडर कर लेते हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, वेदर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इज सुटेबल फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट, वेदर इकोनॉमिक कंडीशंस आर फेवरेबल, इनकम वी नीड टू एसेस, हमें एसेस करना पड़ेगा ना यार। बिल्कुल सही है। फिर एक और बात भी देखनी पड़ेगी, करेंसी के एक्सचेंज रेट के मसले पाकिस्तान में, ये भी बड़ा मसला है। सही है। इनकम ग्रुप टू बी टारगेट बाय रेस्टोरेंट। एक बहुत बड़ा मसला जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। they need to adverse impact on investment and returns, repatriation of profits, any restriction on, ये आप बहुत आगे जाके, अभी तो नहीं, अभी आगे जाके एक टॉपिक होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। नीड टू स्टडी सोशल इन्वायरमेंट, वेदर, ये चेक करना है कि लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे भी नहीं जाएंगे, क्या ख्याल है। विच फूड्स आर मोर सुटेबल फॉर टारगेट ऑडियंस। ये भी देखना जरूरी है ना, हम क्या फूड ऑफर कर रहे हैं। बिल्कुल सही का, लेवल ऑफ कंपटीशन, as we have assumed fuel volume will rise, full capacity sales in year 3 and 4 and 5, ईयर 3 ऑनवर्ड हम एज्यूम करें हम छा जाएंगे वहाँ पे। तो भाई कंपटीशन को स्टडी कर लो, कंपटीशन को स्टडी कर लो, ये ना उल्टा हो जाए। क्या ख्याल है।
हाउ टू अरेंज इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ से अरेंज करोगे? पैसे हैं आपके पास इतने? सर अच्छे अच्छे ख्वाब देख रहे हैं, सुहाने ख्वाब देख रहे हैं, देख तो लो। टाइम स्पेन, एस्टिमेटेड टाइम स्पेन में चेंज फ्रॉम 5 years, मोर रियलिस्टिक estimates will be beneficial। क्या ख्याल है? ठीक है ना? देखो 5 मार्क, 5 मार्क का मतलब 5 पॉइंट, मैंने कितने लिख लिए? 3 3 6 2 8 पॉइंट मैंने आपके सामने लिख दिए और अभी भी मैं लिखे जा रहा हूँ, अभी भी मैं लिखे जा रहा हूँ। वेदर दिस इन्वेस्टमेंट अलाइन विद अवर ऑब्जेक्टिव्स, अलाइन विद स्ट्रेटेजी। ये नॉन फाइनेंशियल में मैंने कहा ना, बहुत लिख सकते हो यार। चले इसको नोट करें, अजान हो रही है, मैं अजान के बाद बात करता हूँ, इसको नोट करें, मैं अजान के बाद बात करता हूँ, जल्दी नोट करें। अच्छा जी, बात समझ आ रही है? बिल्कुल सही है। प्ले एरिया वगैरह की बात भी कर सकते हैं। अक्सा, आई रियली अप्रिशिएट, मगर देखें कोशिश करें बस लिंक करें। देखें फूड लिंक हो रहा है रेस्टोरेंट से, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लिंक हो रहा है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, करेंसी फ्लक्चुएशन बिल्कुल लिंक अप हो रहा है, रेलेवेंट है, तो बिल्कुल रेलेवेंट चलना है हमने। ठीक है, आई थिंक बहुत ज़्यादा पॉइंट हमने लिख दिए हैं। अच्छा यार, एक कमेंट मैं करना चाहूँगा। पूरा सवाल मैंने निकाल दिया, मगर अब मैं कमेंट करना चाहूँगा यार, ये रियल ऑप्शन जो है ना, ये ACCA में होता है। ठीक है, ब्लैक शो मॉडल के नाम से मैंने खुद पढ़ा हुआ है, ACCA भी किया हुआ है अलहमदिल्ला मैंने, तो मुझे तो पता ही है। BFD में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका आप सजेस्टेड सोल्यूशन भी देखेंगे ना, एग्जामिनर ने इस पर कोई बात नहीं की, तो आप परेशान हो रहे होंगे रियल ऑप्शन देख के, अनफॉर्चुनेटली नहीं आना चाहिए था। दूसरा इसमें मैं कमेंट ये करूंगा, एक तो रियल ऑप्शन को आप इग्नोर कर दो। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि यार ये जो आपका पार्ट है, ये 5 मार्क का है। अच्छा, और ये जो पार्ट है 10 मार्क का है। ऑब्वियस सी बात है कि ये आधे मार्क्स हैं इसके, मगर इसमें एफर्ट आधा नहीं है, एफर्ट इसमें बहुत कम है। अगर आपको ये पॉइंट आते हैं तो शायद आप ये 5 मिनट के अंदर अंदर ले सकते हो, 4 से 5 मिनट के अंदर लिख सकते हो आराम से, अगर आपके जहन में है। तो मैं एक बात यहाँ पे ये एडवाइस करना चाहूंगा लास्ट में जाते जाते आपको, कि यार पेपर में ना अगर खुदा ना खास्ता कोई लेंदी सवाल आ भी जाए ना, तो आप कोशिश करें कि अगले पार्ट के थ्रू उसको कवर अप करने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ इसमें कंपनसेशन मिल सकती है। हाँ, मगर ये गलत हो जाएगा कि 10 मार्क का सवाल है, आपका टोटल सवाल 15 मार्क का, और आप इसी 10 मार्क के पार्ट में 20 मार्क वाला टाइम लगा दें। ये पेपर में हुआ लोगों के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि सवाल मुश्किल नहीं था, मगर जब करने बैठे तो छोटी छोटी बातें करते 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 सवाल लेंदी हो गया। हालांकि सवाल मैं समझता हूँ अगर बहुत स्पीड में किया जाए तो शायद ये 20 मिनट में किया जा सकता है, 18 मिनट मिलते हैं IK की तरफ से, मगर बहरहाल चलो मैं 2 मिनट अगर यहाँ से बचाऊँ। बट स्टिल आई थिंक एक, क्योंकि पहला सवाल होता है, आप थोड़े रस्टी भी होते हो, आप आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू कर रहे होते हो, आपको डर भी लग रहा होता है गलती नहीं हो जाए। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हैविंग सेड दैट, कि नहीं यार, हमारे लिए बड़ी आसानी है कि हम कोशिश कर सकते हैं कि अगले पार्ट में कम बैक मार दें। ठीक है, बट आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, इस सवाल में मैं नहीं समझता कोई मसला होगा। मैंने इस पेपर में ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने 60 मार्क का अटेम्प्ट किया तो पास होगा। क्या मैं कहा मैंने आपसे? 60 मार्क का भी अटेम्प्ट किया है और पेपर पास कर दिया उन्होंने। कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे भी हैं माशाल्लाह, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी काफ़ी सारे बच्चे पास हुए हैं। तो कहने का मतलब है इम्पॉसिबल इज नथिंग। आपकी तैयारी तगड़ी होनी चाहिए, आपका क्वालिटी अटेम्प्ट होना चाहिए, आप कोशिश करें, जो करें अच्छा करें, तो भी मैं समझता हूँ कि आप एक मिनिमम जिसे कहते हैं ना कि लेवल का भी अटेम्प्ट करके कर सकते हैं। हाँ, अगर आप 50 55 मार्क का अटेम्प्ट करके उसमें से तो 50 निकालना मुश्किल है, 60 में भी मैं कहूँगा ये कोई अच्छी बात नहीं है, मगर मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूँ कि क्वालिटी अटेम्प्ट होता है तो उससे ब्राइट चांसेस हो जाते हैं। ये नहीं कि पेपर में आपने 60 का टारगेट करना है, पेपर में आपने 80 85 मार्क्स अटेम्प्ट करने का टारगेट करना है, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, मगर कोशिश करें जो करें अच्छा करें। ठीक है जी, इसको भी हम नोट कर लेते हैं अपने जिसे कहते हैं कि सोल्यूशन में, ताकि ये है कि प्रॉब्लम ना हो। ये हमने पहला सवाल कंप्लीट किया। अच्छा, आगे का सवाल एनपीपी का सवाल है। एनपीपी और लीजो बोरो, ये इतना बड़ा सवाल नहीं है, ये बहुत छोटा सवाल है, 7 मार्क का सवाल तो बहुत ही छोटा है। और इसके आगे लीजो बोरो में भी इतनी कोई कहानी नहीं है। अगले सवाल में आपको टाइम कवर करने का बहुत मौका मिलेगा, तो हम आज अगला सवाल नहीं करेंगे, आज हमारा टाइम कम है, नमाज का भी टाइम हो रहा है। हम कल इसका अगला पार्ट करेंगे। मगर मेरी आपसे गुजारिश होगी कि यार कल की क्लास भी मिस नहीं करेगा। देखिए सॉफ्टवेयर पे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे, चीज़ें हमारी जो है ना स्ट्रेंथन हो जाएगी। हम काफ़ी पहले सॉल्व कर रहे हैं, हालांकि अभी अटेम्प्ट तो हमारी अगली बार है, बट स्टिल जिसे कहते हैं ना कि अभी से हम हाथ सेट करें ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा हमारी चीज़ें इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि और ज़्यादा हमारे फेवर में हो जाएंगी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? चलें यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल हम रखेंगे सेशन, ग्रुप फॉलो कर लीजिएगा टाइमिंग के लिए, और फिर हम इंशाल्लाह मोस्ट प्रॉब्ली शायद दोपहर में ही रखेंगे, दिन में शायद थोड़ा मुश्किल हो।
बट मैं आपको ग्रुप पे कंफर्म कर दूंगा। प्लीज़ कल का सेशन भी ज़रूर अटेंड करिएगा, ठीक है जी। और ये बातें आपको समझ आए तो आप और लोगों से भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। ये टुमारो कल क्वेश्चन नंबर 2 होगा अक्सर इसी का। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें वैक है और लीज और बोरो है। आज नहीं हो सका, टाइम कम है हमारे पास। तो लीज और बोरो पहले वैक आएगा, इसमें वैक निकालना है, डिस्काउंट रेट निकालना है। और सेकंड में लीज और बोरो है। लीज और बोरो बहुत अरसे से नहीं आया था, मैं काफ़ी सालों से कह रहा था आ सकता है आ सकता है आ सकता है, इस बार आ गया। तो ये इंशाल्लाह कल दो जो है सवाल हम दो पार्ट्स हैं इसके, 2A और 2B। ये कल इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा, नमाज ही पढ़ लें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल, मिस नहीं करिएगा। और प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर पे करेंगे ताकि हाथ सेट हो जाए, सही है। मगर रजिस्टर आपने तगड़ा बनाना है, रजिस्टर का नेमो बदल नहीं है। ये नहीं हो कि आप रजिस्टर नहीं बना, रजिस्टर बनाना नहीं छोड़ना है। रजिस्टर आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। रजिस्टर में बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें नोट कर सकते हैं जो आपको रिवीजन में हेल्प करेंगी। सॉफ्टवेयर में वो होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखें इसमें सोल्यूशन में वर्किंग आपको बहुत लिमिटेड नजर आ रही है, ठीक है ना, लिमिटेड नजर आ रही है। ये फिगर कहाँ से आई 132, कहाँ से आई? तो वो रजिस्टर में ये होगा कि आपके पास सारा मौजूद होगा, जिससे काम करना आसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।